Hello everyone, so this is our 12th video for CMAT examination, and in this video we are going to study some of the important paintings and sculptures important for CMAT examination. जैसा कि आपने लास्ट ईयर पेपर्स में देखा होगा, कुछ पेंटिंग्स या फिर कुछ स्कल्पचर आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सा स्कल्पचर है। जैसे कि ये आपको आ चुका है लास्ट ईयर और ये भी आपको आ चुका है पहले एग्जाम में। सो आज हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से, अगर आप CMAT कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो 7760869624 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो के PDF शेयर होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल जो है यूजफुल वो शेयर होगा। सो इन दिस स्लाइड आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, और ये पर्टिकुलर चीज़ के स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, इसका हमने फ्लैश कार्ड भी बनाया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप कोर्स में इनरोल कीजिएगा तो ये फ्लैश कार्ड्स आपसे शेयर होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटोमोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वैसे ही हर्पेटोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, जो कि हमने पहले के वीडियो में देख लिया है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसका नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स होता है जब हम बिना सॉइल के क्रॉप को ग्रो करते हैं। और हेपेटोलॉजी होता है, आपको पता होगा कि हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर का डिजीज़ होता है, इसीलिए हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होता है। फिलाटेली स्टडी ऑफ स्टैम्प होता है। और न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ करेंसी या फिर कॉइन होता है। एपिग्राफी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। डेमोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ, आप बोल सकते हैं, ह्यूमन रेस होता है, या फिर ट्राइब्स जो होते हैं उनकी स्टडी को, ह्यूमन सोसाइटी के स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद कैलोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी। सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो आप इनरोल कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैंने कुछ फिगर्स डाले हुए हैं, ये फिगर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, CMAT में डायरेक्टली आ सकते हैं। पहला जो फिगर है वो मोनालिसा का है, और इसके जो पेंटर थे उनका नाम था लियोनार्डो डा विंसी। सो लियोनार्डो डा विंसी इज फेमस फॉर टू ऑफ द पेंटिंग्स, पहला है मोनालिसा और दूसरा है द लास्ट सपर। ये इनका सबसे फेमस पेंटिंग्स है। दूसरा है स्टैचू ऑफ डेविड। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ डेविड का मैंने थोड़ा सा पोर्शन रखा है। ये भी इटालियन स्कल्पचर थे, उनके द्वारा बनाया गया है, माइकल एंजेलो। सो ये है स्टैचू ऑफ डेविड। नाउ कम टू साल्वाडोर डाली। सो साल्वाडोर डाली जो थे वो एक पेंटर थे पिछले सेंचुरी के, और वो फेमस थे सरियल यानी कि ड्रीम लाइक पिक्चराइजेशन पे या ड्रीम लाइक रिप्रेजेंटेशन पे। आप जैसा कि देख सकते हैं द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी जो है वो 1931 का वर्क है, और कहा जाता है कि आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसको एक तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हर एक टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, तो कभी कभी टाइम जो है स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। तो वही यहाँ स्मूथनेस ऑफ टाइम से दिखाया गया है। और दूसरा जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो भी थोड़ा सरियल है, यानी कि ड्रीम लाइक है, ड्रीम में ऐसा होता है। ये फेमस है, साल्वाडोर डाली का है, ये एक बार आ चुका है। दूसरा है वैन गॉस। वैन गॉस भी इम्पॉर्टेंट पेंटर थे, और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है स्टारी नाइट। और यहाँ पे गलती से स्टैचू ऑफ डेविड पिछले स्लाइड का रह गया है, वो नहीं होगा, ये होगा स्टारी नाइट। यानी कि स्टारी नाइट किसका वर्क है? वैन गॉस का है। नाउ कम टू दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये है पाब्लो पिकासो का। सो पाब्लो पिकासो जो थे वो पिछले सेंचुरी के वन ऑफ द सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माने जाते हैं। He is regarded as the father of Cubism and one of the finest artists of the last century. So Cubism basically होता है किसी भी रियलिटी को डिफरेंट एंगल से देखना, और ऊपर इनका दो फेमस पेंटिंग दिया हुआ है। Now come to India's painters. So सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पहला ये है कि इंडिया का मोनालिसा किस पेंटिंग को बोलते हैं। तो इंडिया का मोनालिसा जिस पेंटिंग को बोलते हैं उसका नाम है बनी ठनी। दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है राजा रवि वर्मा। सो राजा रवि वर्मा जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट पेंटर्स थे, और जो भी आप पेंटिंग्स या कैलेंडर देखते हैं
किसी भगवान का उन्होंने पहली बार बनाया था। और उन्होंने एक तरह का इंडियन आर्ट में रियलिज्म, जो कि पहले ब्रिटिश पेंटर्स किया करते थे, वो रियलिस्टिक पेंटिंग करते थे, उस तरह का पेंटिंग ट्राई किया था। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंट इज नंदलाल बोस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको काम दिया गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको इलस्ट्रेट करने का पेंटिंग से, ठीक है। एंड देन एम.एफ. हुसैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज पॉपुलर, या फिर इनका एक पॉपुलर थीम है हॉर्स, यानी कि इनके पेंटिंग्स में हॉर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देन एस.एच. राजा जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो इनका इंस्पिरेशन जो है वो सर्कल्स या बिंदी है और उसी से रिलेटेड ये पेंटिंग्स बनाया करते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं और बिंदी जैसा बहुत सारा पैटर्न होता है। उसके बाद है सतीश गुजराल। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका लास्ट ईयर ही डेथ हुआ था। तो इनका पेंटिंग यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, तो इस तरह का अगर पेंटिंग होता है तो वो सतीश गुजराल का पेंटिंग होता है, बहुत स्मूथ उसमें टेक्सचर होता है। नाउ कम टू दीज 3 फिगर्स। ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है सबको ना पता हो। सो पहला जो है वो पेट्रा का सीन है, और पेट्रा कहाँ पे है? जॉर्डन में है। ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए हो सकता है आपसे पूछते। दूसरा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, माचू पिचू का ये सीन है, और ये कहाँ पे है? ये पेरू में है। और तीसरा जो है क्राइस्ट द रिडीमर का है, ये भी 7 वंडर्स में आता है, और ये रियो डे जेनेरियो में है, ब्राज़ील के अंदर। तो ये तीनों ही 7 वंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स में आते हैं। नाउ कमिंग टू दीज 2 फिगर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे, सीमेट के, या फिर किसी इंटरव्यू में पूछे। यूपीएससी के इंटरव्यू में ये दोनों पूछे जा चुके हैं। सो पहला है नॉटेड गन, जिसको नॉन वायलेंस स्कल्पचर भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के पास। सो न्यूयॉर्क में जो यूएन का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे ये नॉटेड गन सिचुएटेड है। नाउ कमिंग टू ब्रोकन चेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कई सारे इंटरव्यूज़ में। तो ये बेसिकली बनाया गया था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट लैंड माइन्स, और एक कन्वेंशन था ओटावा कन्वेंशन, उस पर सारे पार्टीज जो हैं साइन करे, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था, उसी में ब्रोकन को बनाया गया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूएन का जो ऑफिस है जिनेवा में, वहाँ पे लोकेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. In our next video, we are going to see a lot of things, and if you will enroll, you are going to get a lot of stuffs. So thank you. Thanks for watching.